भारत का चंद्रयान-3 एक बार फिर चांद की तरफ उड़ चला है। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक और गौरव का पल मिला, एक और मील का पत्थर मिला जब दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को लेकर उड़ गया। 16 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। अब 23 अगस्त को शाम 5:47 यानी करीब 40 दिन बाद इसकी चांद पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान का लैंडर और रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो चंद्रयान की उड़ान हो गई है शुरू। अब आगे का सफर यहां से कैसे तय होगा वो आपको बताते हैं। एक एक करके एक एक पड़ाव की जानकारी आपको देते हैं कि कैसे अगले 40 दिनों में ये चंद्रयान चांद तक की यात्रा करेगा और फिर उसके बाद होगा वो लैंडिंग वाला दिन। तो आइए देखते हैं कि यहां से आगे क्या होने वाला है। अब ये चंद्रमा तक की दूरी करीब आप कह लीजिए 1.5 महीना 40 दिन में यहां पर 40 दिन में पूरी होती हुई दिखाई देगी। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी होती है कुल चांद की। अब चंद्रयान उड़ गया। आज जो रॉकेट आपने उड़ता हुआ देखा, दरअसल वो चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा तक छोड़ने गया था। उसके बाद उस रॉकेट का काम खत्म। अब जो चंद्रयान है वो इसके चक्कर लगाएगा पृथ्वी की कक्षा में और पृथ्वी की कक्षा धीरे धीरे छोड़ेगा और चांद की कक्षा यानी चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर लैंडिंग होगी। अब देखिए, जिसे आप चंद्रयान कहते हैं वो असल में क्या है? वो ये विमान देखिए, छोटा सा जो चांद के चक्कर लगा रहा है, यही चंद्रयान है जो 40 दिन तक अभी यात्रा करेगा। इसे कहेंगे प्रपोल्शन मॉड्यूल। और ये प्रपोल्शन मॉड्यूल अपने अंदर लेकर गया है एक लैंडर और उसके भी अंदर है रोवर। तो ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है। ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा और आज से 40 दिन बाद ये पहुंचेगा चांद की सतह के ऊपर। चांद की सतह के ऊपर प्रपोर्शनल मॉड्यूल करीब 100 किलोमीटर जब दूर होगा चांद की सतह से, तो वो लैंडर को अपने से फ्री कर देगा। लैंडर के पास अपने इंजन है, अपने थ्रस्टर है। ये भी एक छोटा विमान है जो फिर चांद पर लैंड के लिए आगे बढ़ेगा। उसके अंदर जब ये चांद की सतह को टच करता है तो फिर ये रोवर निकल के बाहर आएगा। अब क्या होगा, ये इसकी जो लाइफ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। चाहे वो रोवर की बात हो चाहे फिर लैंडर की बात हो, इनकी लाइफ है 1 लूनार डे यानी चंद्रमा का एक दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो 14 दिन तक इनको अपना काम चंद्रमा के ऊपर करना है। प्रपोर्शनल मॉड्यूल जो कि लेकर जा रहा है इनको, जिसे आप चंद्रयान कहते हैं, उसकी लाइफ जरूर 3 से 6 महीने तक होगी, लेकिन उसका काम सिर्फ इतना रहता है कि वो एक बार इनको चांद के ऊपर छोड़ दे, फिर वो उसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। आगे इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं। अब देखिए, ये जो चंद्रयान है और ये रोवर, इस तरीके से जब लैंडिंग हो जाएगी तो उसका एक गेट ओपन होगा जहां से आप एक सीढ़ीनुमा चीज देखेंगे और उसके जरिए ये बाहर आएगा। चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, ये इस मिशन की सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि 2019 में हम यहीं पर चूक कर गए थे, यहीं पर हम फेल हो गए थे, जब करीब चंद्रमा की सतह से 500 मीटर ऊपर हमारा संपर्क उस लैंडर से टूट गया। बाद में उसके थ्रस्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया, जैसे प्रोग्राम किए गए थे वैसे वो चले नहीं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज आए और फिर हमने देखा कि उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। जो बाद में जो ऑर्बिटर साथ में गया उसने हमें उसकी तस्वीरें भी भेजी कि कैसे वो क्रैश लैंड हो गया। तो इस बार का उद्देश्य यही है, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और उसके बाद ये रोवर निकल कर जाए और चंद्रमा पर चलता हुआ दिखाई दे। फिर ये दूसरे काम करेगा, ये चंद्रमा की सतह से कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा, वहां कुछ फोटोग्राफ्स लेगा, सतह की मिट्टी है उसकी कुछ हमें जानकारियां भेजेगा। वहां पर पानी की खोज भी भारत ने की थी, आपको याद होगा चंद्रयान-1 के दौरान। तो क्या और वहां पर साउथ पोल में पानी की उम्मीद है, उसका ये पता लगाएगा। तो आसान नहीं होगा, जैसे हमने कहा, चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराना। अब क्या मुश्किलात जाते हैं वो आपको बताते हैं। ये साउथ पोल है चंद्रमा का, जहां पर लैंडिंग आसान काम नहीं है। 2019 में इसी जगह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश हमने की थी, सबने वो देखा है, लेकिन वो लैंड हो नहीं पाया था। थ्रस्टर्स में आ गई थी खराबी। अब 21 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं इस चंद्रयान में, जिसमें थ्रस्टर्स पे काफी काम किया गया है।
ज्यादा बेहतर सेंसर लगाए गए हैं ताकि जो वो लैंडिंग का स्पॉट है वो प्रॉपरली चुना जा सके। कितनी दूरी, कितने थ्रस्ट के साथ, किस रफ्तार के साथ तय करनी है जमीन तक, सतह तक चंद्रमा की, उसका सही सही अनुमान लगाया जा सके और जो थ्रस्टर्स में से जो फोर्स पैदा होता है वो बिल्कुल सही पैदा हो ताकि क्रैश लैंडिंग की नौबत ना आए। और जैसा हमने कहा कि ये लैंडिंग साइट भारत ने चुनी है, बहुत मुश्किल है। अभी तक 3 मिशन सक्सेसफुल हुए चंद्रमा पर 3 देशों के, लेकिन वो लैंडिंग दूसरी जगह पे हुई है। चंद्रमा का साउथ पोल सबसे ज्यादा कठिन जगह है उतरने के लिए। अब चंद्रयान इस बार की जो साइट है जहां पर हम लैंड करेंगे, वो जो पिछली चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग साइट थी उससे 100 किलोमीटर दूर रखा गया है। अब दिक्कत यह है साउथ पोल पर कि यहां पर एक तो रोशनी नहीं है, सूरज की किरणें बहुत तिरछी आती है जिससे लंबी लंबी परछाइयां बनती है। तापमान यहां का बेहद कम रहता है, करीब -180 डिग्री। तो जो थ्रस्टर, जो इंजन काम करते हैं, उनके लिए बड़ा प्रिसीशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे अपनी ताकत पे, क्योंकि इतना ठंडा वातावरण वहां होता है। अब उम्मीद है कि सतह पर उतरेगा तो क्या वहां पानी है उसकी खोज ये करेगा, ये जो रोवर है उसके नमूने लेगा और आगे पानी होने का जो दावा था उसकी पुष्टि करता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये इस बार हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी एक सफलता होगी। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लग के जाएगा, हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे कि रोवर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कैमरा चांद की सतह से HD हाई क्वालिटी डेफिनेशन HD लेवल की फोटोग्राफी करेगा और वो हमको भेजेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये करने वाला है। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा जो परीक्षा होगी, जो चुनौती होगी, वो आज से 40 दिन बाद होगी। अब जो समय आ रहा है इसरो की तरफ से वो 23 अगस्त का आ रहा है, शाम 5:47 पर यह लैंडिंग संभव है। पिछली बार आपको याद होगा रात में 2-2:30 बजे के आसपास ये हुई थी, तब भी पूरा देश जाग रहा था। लेकिन इस वक्त तो शाम के वक्त ये लैंडिंग हो सकती है और पूरे देश की निगाहें इस लैंडिंग के ऊपर टिकी होगी और उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 अपने इस उद्देश्य में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। तो आइए अब इस सफलता के मौके पर, क्योंकि आज भी एक सफलता है, हमने सफलता पूर्वक इसको पृथ्वी की कक्षा में तो भेज दिया है। इस मौके पर इसरो के जो चेयरमैन हैं सोमनाथ साहब, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. Okay. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में है और उन्होंने वहां के नेशनल डे यानी कि बास्टिल डे में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की है। भारत की तरफ से ट्राई कंटिजेंट यानी तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी इस परेड का हिस्सा बनी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। फ्रांस हर साल नेशनल डे पर अपने मित्र देशों को शामिल करता है। दरअसल 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को सन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस की जनता ने बास्टिल का किला, जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया था और सभी कैदियों को छुड़ा लिया था। तब से ही पेरिस में हर साल 14 जुलाई को बास्टिल डे के रूप में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने को प्रेसिडेंट
इमैनुअल मैक्रो ने अपने राजकीय आवास पर, जो कि एलिस पैलेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान हासिल करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश को समर्पित करते हुए ट्वीट किया है कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। प्रेसिडेंट मैक्रो को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यह भारत के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है और देश से दोस्ती को आगे बढ़ाने के संकल्प को भी दिखाता है। वहीं इससे पहले हिंदी में ट्वीट करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मोदी जी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत, इतिहास, कला और संस्कृति भारत और फ्रांस को एक दूसरे के करीब लाते हैं। फुटबॉल प्लेयर एम्बापे के फ्रांस से भी ज्यादा फैंस भारत में हैं। फ्रांस में रह रहे भारतीयों ने हमारे आपसी रिश्तों को और गहरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों ने फ्रांस की धरती पर बलिदान दिया और आज भारत फ्रांस के नेशनल डे में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय टूरिस्ट अब फ्रांस में यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। दोनों देशों के बीच अब यूपीआई पेमेंट शुरू हो चुका है। फ्रांस में मास्टर डिग्री करने वाले छात्रों को स्टडी के 5 साल तक का अब उन्हें स्टडी वीजा मिल जाएगा। चलिए और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज जोरदार तेजी रही। इस तेजी के साथ निफ्टी पहली बार 19,500 के पार गया है। सेंसेक्स निफ्टी भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,061 पर बंद हुआ है, तो निफ्टी 151 अंक चढ़ा और 19,565 पर गया। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने आईटी इंडेक्स में देखी। वहीं मेटल, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी रही। अब सवाल यह है कि क्या बाजार में बुल्स की पार्टी शुरू हो गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और देखिए ये बुल रन है, आरंभ है प्रचंड। और अब कुछ और खबरें। अब शिंदे सरकार में भी अजीत दादा का दम दिखेगा। शिंदे गुट के तमाम ऐतराज के बाद भी आखिर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल गया है। अजीत गुट को 6 अहम विभाग दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के बीच काफी मंथन हुआ और उसके बाद नाम को फाइनल किया गया है। और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी विवेक। तो विवेक, ये बताइए कि क्या कहें इसे, अजीत पवार को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय मिल गया है, तो अब जो 3 पार्टियों का ये कोएलिशन है, इसमें सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता हुआ दिख रहा है? संतुलन कहां बैठ रहा है? विपिन, देखिए जिस तरीके से एनसीपी जब टूटी थी तो अजीत पवार अपने काफी मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ 2 जुलाई को बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। 10 दिन बाद ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसमें साफ तौर पर जैसा शुरू से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अजीत पवार इतने लोगों और इतने विधायकों के साथ आ रहे हैं तो वो छोटे मोटे पद पर या छोटी मोटी बातों पर नहीं आएंगे, इसका अंदाजा शुरू से था। इसलिए सूत्रों से जानकारी हमें शुरू से मिली थी कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ उनका मन है और उनकी पार्टी का मन है कि फाइनेंस जो एक इंपॉर्टेंट विभाग है वो किसी भी हाल में एनसीपी और अजीत पवार को मिलना चाहिए। इसको लेकर काफी ज्यादा मैराथन मीटिंग हुई। शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर कम से कम देर रात तक घंटों मीटिंग चलते रही, लेकिन पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो कल ही अजीत पवार दिल्ली गए थे, देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली गए थे। दिल्ली से तो डिसाइड हुआ कि पोर्टफोलियो में किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब विपिन ऑफिशियली आ गया है कि अजीत पवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एडजस्टमेंट करना पड़ा। बीजेपी ने एडजस्ट कर अपना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो फाइनेंस जो है वो अपने खाते से हटाकर एनसीपी के अजीत पवार को दे दिया। साथ ही साथ 9 जो मंत्री एनसीपी के उन्होंने शपथ ली थी 2 तारीख को, उसमें से अगर मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा, अदिति तटकरे को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिला है, हसन मुश्रीफ को मेडिकल एजुकेशन, धनंजय मुंडे जो मराठवाड़ा में काफी बड़ा नाम है धनंजय मुंडे का, उनको एग्रीकल्चर मिला है, छगन भुजबल जो काफी गद्दावर नेता है उन्हें फूड एंड सप्लाई मिला है, और इसी तरीके से दिलीप पाटिल जो महाराष्ट्र के पहले गृह मंत्री थे उन्हें भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रेवेन्यू मिला है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में जो मीटिंग चली थी तो एनसीपी को तगड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें देखना होगा कि अजीत पवार गुट के जो बाकी मंत्री हैं और शिंदे गुट को क्या क्या पोर्टफोलियो मिलता है। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने नाम बताया, विभाग बताया कि एक वजन एक तरफ झुकता हुआ सा दिख रहा है। बड़े पोर्टफोलियो गए हैं अजीत पवार के हिस्से में, लेकिन इससे जो संतुलन है बाकी बीजेपी और शिंदे गुट का, क्या वो तो कहीं हिलता हुआ नजर नहीं आएगा? नजर रहेगी इन खबरों पर और ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्न अराउंड महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया विवेक इस अपडेट के लिए।
और आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा में क्या ला रहे हैं आपके लिए। यूरोपियन हार्ट जनरल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक हार्ट के लिए रेड मीट से इतना खतरा नहीं है जितनी बातें होती हैं, जितना हेल्दी चीजें ना खाने की वजह से है। तो इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा की एक तरफ तो हम बहुत सारी हेल्दी चीजें, अनहेल्दी चीजें खाते हैं और दूसरी तरफ रेड मीट से खतरा या इस तरह की और दूसरी चीजों से, तो ये बैलेंस कहां जाके बैठेगा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। खान पान और दिल नादान, आज का कंज्यूमर अड्डा।